मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एलजेब्रा चल रहे थे, हमारे एलजेब्रा में 4 पार्ट हो चुके थे और लास्ट जो पार्ट था उसमें द्विघाती समीकरण की बात चल रही थी। तो द्विघाती समीकरण में मैंने तुम्हें बता दिया था किस तरीके से हम सही धराचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं, मूलों का योगफल किस तरीके से निकालते हैं, मूलों का गुणनफल किस तरीके से निकालते हैं। अब हम बात करेंगे द्विघाती समीकरण का। वो न्यूनतम मान पूछता है, ठीक है, अधिकतम मान पूछता है, समीकरण पूछ सकता है मूलों का योगफल देकर, मूलों का गुणनफल देकर, या फिर मूलों के ऊपर वो कोई भी कैलकुलेशन करवा सकता है। देखिएगा, क्योंकि अपना द्विघाती समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 4ac माइनस b² अपॉन में 4 है, ठीक है। ये डायरेक्टली याद रखना है हमें क्योंकि ये इंटीग्रेशन से निकल के आता है। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी x² प्लस bx प्लस c की 4ac माइनस b² अपॉन 4 है। वो मैक्सिमम वैल्यू किस कंडीशन में पूछेगा? जब a इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीजर। अगर x a इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीजर है तो वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। एक तो पूछता है वो इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और एक बार पूछेगा वो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू होती है b अपॉन में माइनस का b अपॉन 2 है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करना है। ये वाला पार्ट तुम्हारा रह गया था, उसमें लास्ट वीडियो में रह गया था, मतलब लास्ट वीडियो जहां तक बनाई थी उसमें नहीं था, उससे आगे। तो x मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस b अपॉन 2 है। अगर इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू पूछता है तो 4ac माइनस b² अपॉन 4a होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जब पूछेगा यहाँ पे तो a जो होगा मतलब x² का जो मल्टीपल होगा वो नेगेटिव होगा। मैक्सिमम बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने के। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं। देखिए अगली बात पर, तो द्विघाती समीकरण के तुम्हें मूल दे दिए कि वो समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल, हल, रूट्स, सॉल्यूशंस अल्फा कॉमा बीटा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे मैंने एक समीकरण को तुम्हें कराया हुआ है पहले, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई थी या फिर x की वैल्यू 3 आई थी। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल गया था हमारा x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये समीकरण निकल के आएगा। इसको कह सकता हूं मैं ये मूलों का योग है, ये क्या है? मूलों का योग। इसको कह सकता हूं ये क्या? मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल। अगर मैं ये वाली इक्वेशन निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा x² माइनस मूलों का योगफल 2 और 3 5 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों मूलों का गुणनफल 2 दिया 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये था तुम्हारा द्विघाती समीकरण का लास्ट पोर्शन। और अब स्टार्ट करते हैं हम रैखिक समीकरण, ठीक है, या एक घातीय समीकरण। देखिए लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। 10th क्लास में हमारे लिए ग्राफ आता था और ग्राफ में हमें 2 लाइन बनानी होती थी जो एक दूसरे को क्रॉस करती थी, ठीक है। वही प्रोसेस होता है सेम कि भाई एक समीकरण जैसे बाकी हम अर्थमेटिक वगैरह में भी करते रहते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल मान लिया x है, दूसरा वेरिएबल मान लिया y है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम x और y, अपने पास में कितने वेरिएबल अननोन है? 2 अननोन है और 2 वैल्यूज निकल के आती हैं, एक x की आती है और एक y की आती है, ठीक है। अलग अलग विधियां होती थी इनकी सॉल्व करने के लिए। x का मल्टीपल बराबर करते थे, माइनस करते थे, प्लस करते थे, या फिर y का मल्टीपल बराबर करके माइनस या प्लस करते थे। मतलब अगर x और y की वैल्यूज अलग अलग है, मतलब x और y के मल्टीपल्स की वैल्यूज अलग अलग है, मल्टीपल्स अलग अलग है, ठीक है। तो यहां से हम x और y की वैल्यू निकाल देते थे।
अब ये जो समीकरण होता है ना जहाँ पे पावर 1 होती है उसको बोला जाता है रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। तो वहां से भी वैल्यूज कितनी निकल के आती है अपने पास में? 2 निकल के आती है। तो यहाँ 2 समीकरण देगा वो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, समझ लेना भाई c2 बराबर क्या है? 0। यहां से इसको कंपेयर करते हैं हम कंडीशन नंबर 1 कि भाई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये दिया हुआ है, मतलब x के जो मल्टीपल्स हैं उनका रेशियो, y के जो मल्टीपल्स हैं उनका रेशियो, और जो लास्ट में नॉन वेरिएबल है अचर पद जो है, न्यूमरल वैल्यू जो है, उनका जो रेशियो है वो बराबर है। अगर ये आपस में तीनों बराबर है, ठीक है, समझना, मतलब x का मल्टीपल बराबर y का मल्टीपल और c, ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूं इनको 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस इधर 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो भाई मैं इसमें से 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर सकता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, या फिर और मैं मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 3 3 9 1 और 3 पंजे 15 बराबर 0। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। मतलब अगर मैं देखूं तो मेन इक्वेशन जो है वो यही है, यही इक्वेशन ये वाली है और यही इक्वेशन ये वाली है। तीनों आपस में कैसी है? बराबर के हैं। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। सेम ऐसे नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर देता हूँ तब भी ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। हमें समझने वाली बात यह है कि ये जो इक्वेशन थी तीनों की तीनों इक्वेशन एक दूसरे की बराबर है, ठीक है, एक दूसरे का बराबर है। अगर मैं इनका अनुपात निकाल के आता हूँ तब भी अनुपात 1/2 1/2 1/2 ही आएगा। इन दोनों का निकाल के लेता हूँ तब भी 1/2 1/2 1/2 ही आएगा। इन दोनों का लेता हूँ तब भी, इन दोनों का लेता हूँ तब भी, और इन दोनों का लेता हूँ तब भी, और इन दोनों का लेता हूँ तब भी। मतलब किसी का भी रेशियो ले लें हम, वो 1/2 ही निकल के आएगा, ठीक है, मतलब रेशियो जो रहेगा वो बराबर है, कांस्टेंट है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अभी मैंने तुम्हें बताई ये एक रेखा का समीकरण होता है। तीनों समीकरण जब बराबर हैं तो तीनों रेखाएं जो हैं वो समान है। तीनों रेखा कैसी हैं? समान है। जब तीनों रेखा समान हैं अपने पास में तो मैं कह सकता हूं उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तीनों रेखा समान होने का मतलब क्या हो गया कि ये एक रेखा है, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा है, रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है पहली वाली लाइन को अनंत बिंदुओं पर कट कर रही है या स्पर्श कर रही है या टच कर रही है इस तरीके से। और रैखिक समीकरण में कोई भी 2 लाइनें जितने बिंदुओं पर स्पर्श प्रतिच्छेद करती हैं उतने ही उसके सॉल्यूशन निकल के आते हैं, हल निकल के आते हैं। तो ये जो लाइन है ये कैसी निकल के आ रही है हमारे पास में? अतिव्यापी। अतिव्यापी का मतलब हो गया ओवरलैप, अतिव्यापी, ओवरलैप्ड, आच्छादित। अब यहाँ पे कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो तुम भाई x और y के, मल्टीप्लाई कर करके कितने भी निकाल दो। तो इसके जो हल होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होते हैं अनंत, इनफाइनाइट। कैसे होते हैं? अनंत। तो पहली कंडीशन मैंने क्लियर करके बता दी है कि रेखा का समीकरण होता है और एक ही रेखा के समीकरण है तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रहेगी, मतलब ओवरलैप्ड करेंगी, आच्छादित करेंगी, अतिव्यापी रहेंगी। जब कोई 2 रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं उतने सॉल्यूशंस निकल के आते हैं उसके। जब ये अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो हल भी कितने आएंगे इसके? अनंत। पहली कंडीशन क्लियर हुई होगी। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या है? जैसे तुम्हें एक इक्वेशन दी थी 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और फिर दे दी 3x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से मैं x और y के मल्टीपल्स आपस में या तो x के मल्टीपल्स का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि यहाँ 3 है तो इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ x का मल्टीपल 2 है तो इस वाली में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x की जो वैल्यूज है वो बराबर हो जाती हैं, मल्टीपल्स बराबर हो जाते हैं, वैल्यूज नहीं। मल्टीपल जब बराबर हो जाते हैं तो सबट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है वहां से, मतलब 2 वैल्यू निकल के आती है अपने पास में, ठीक है। अब जब वैल्यूज निकल के आ रही है तो ध्यान देना a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसी कंडीशन में तो वैल्यूज निकल के आ रही है। जब अपने पास में वैल्यूज आ गई हैं
तो मैं कह सकता हूँ x और y की जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली एक एक आएगी। ठीक है, जब x और y की जब वैल्यू एक एक निकल के आ रही है तो ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, मतलब सॉल्यूशन जो बनेगा वो एक बनेगा। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो मैं कह सकता हूं दोनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और जब एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका सॉल्यूशन भी एक होगा। कैसे होगा कि भाई हल जो होंगे अनन्य हल या अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। बात है समझ में? तो यहां तक हमारी ये जो दो कंडीशंस हैं ये कंप्लीट होती हैं। ठीक है, पहली वाली a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो अनंत हल होंगे। ठीक है, और a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो इसका जो हल होगा वो केवल एक हल होगा, अनन्य हल, मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गया था हमारे दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए तो तीन कंडीशन यहां से निकल के आ रही है अपने पास में, और तीन कंडीशन तो एक आधी समीकरण से आई थी, d इज लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार आते रहते ही हैं। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रेखा अतिव्यापी होंगी, ओवरलैप करेंगी, संपाती होंगी, ठीक है, आच्छादित होंगी, तो बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी या टच करेंगी, तो सॉल्यूशंस भी जो होंगे वो अनंत होंगे। दूसरी कंडीशन थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब c1/c2 जो बाद वाली कंडीशन है वो अगर पहली कंडीशन मिल जाती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब क्या रहा कि भाई रेखाएं जो होंगी वो एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिनको इक्वेशंस को हम सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। 10th क्लास में पढ़ी थी हमने। बात तीसरी कंडीशन है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो ये सीधा सा रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर। रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। अब जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? पैरेलल लाइंस, जो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, और इन्हीं समांतर रेखाओं से पैरेललोग्राम बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। तो समांतर होंगी, जब रेखाएं समांतर होंगी, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो हल भी कोई नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में वो कोई भी कंडीशन तीनों में से दे देता है और एक को के मान लेता है, वो मल्टीपल्स में से उसकी वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, या फिर के की वैल्यू देकर वो कंडीशन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट था, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो जो थ्योरी का जो पार्ट था मैक्सिमम वो इधर मैंने तुम्हें करवा दिया इन 4 या 5 वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में अप्रोक्स 600 के समथिंग क्वेश्चन है। एक पीडीएफ रहेगी जनरल, जो जिसका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनमें से वही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ कराएंगे। दूसरी पीडीएफ का मैंने बताया था एडवांस की पीडीएफ रहेगी, मतलब जब उस बेसिक सीट को जब कर लोगे तुम 600 से 700 क्वेश्चंस के बीच में जो है, तो 250-300 क्वेश्चन जो होंगे, 300 के अप्रोक्स है क्वेश्चन एडवांस के जो है उनको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एक बार बता देता हूँ, पहले मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, फॉर्मूले के बाद में पॉवर्स वाले क्वेश्चंस कराए थे, और जो फॉर्मूले थे उनसे कुछ फॉर्मूले कैसे बन रहे थे, फॉर्मूला डिस्क्राइब कैसे किया था, वो सारी चीजें बताई थी मैंने तुम्हें। ठीक है, इसके बाद में रैखिक समीकरण पे बात की थी, द्विघाती समीकरण पे बात की थी। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे हम। ठीक है, और जो भी पार्ट्स रह जाते हैं, अलजेब्रा बहुत बड़ा बरीज टॉपिक अपने आप में, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं बीच में, उनको हम लेंगे, बीच में करवाएंगे उनको भी। ठीक है,
ठीक है, अलजेब्रा की आगे की वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जहां भी कोई इम्प्रूवमेंट वाली बात है, कोई भी पॉइंट में कमी लगती है वो जरूर बताएं कि सर ये कमी है, इसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, थैंक यू।